और जानेंगे हमारे साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम हर्षराज हुआ। जी हर्षराज, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हाजीपुर शहर के रहने वाले हैं और प्रशांत किशोर जी के साथ लंबे वक्त से, जब से प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा शुरू हुई है, तब से उनके पदयात्रा में जुड़ा हुआ रहा हूँ। पद यात्रा का क्या मकसद है? जी, पदयात्रा का मकसद है, जैसा प्रशांत किशोर जी अपने हर इंटरव्यू, हर भाषण में बताते हैं कि क्यों ना बिहार की पैदल यात्रा की जाए और यहाँ के लोगों की समस्याओं को गांव स्तर, पंचायत स्तर पे गांव-गांव जाके लोगों की समस्याओं को देखा जाए, उन्हें चिन्हित किया जाए। तो आपकी पार्टी सिर्फ बिहार में ही रहेगी या पूरे देश में इसको फैलाया जाएगा? जी, फिलहाल तो ये पार्टी नहीं है, फिलहाल तो प्रशांत किशोर जी का एक अभियान है जिसके माध्यम से वो लोगों को समझा रहे हैं वोट का कीमत क्या है। नमस्कार साथियों, हम लोग आ चुके हैं वैशाली प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत में और ठीक मोहन चौक के पास थोड़ी दूर में ही यहाँ पर देखेंगे जन सूरज का यहाँ पे कैंप लगा हुआ है और प्रशांत किशोर जी का पद यात्रा का कैंप। और जानेंगे हमारे साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम हर्षराज हुआ। जी हर्षराज, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हाजीपुर शहर के रहने वाले हैं और प्रशांत किशोर जी के साथ लंबे वक्त से, जब से प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा शुरू हुई है, तब से उनके पदयात्रा में जुड़ा हुआ रहा हूँ और अलग अलग दायित्वों को निर्वहन करने के बाद अब आप हमें इस वैशाली कैंप में देख रहे हैं। तो आप कब से इस पद यात्रा में जुड़े हुए हैं? जी, जब 2 मई 2022 को प्रशांत किशोर जी ने जन स्वराज की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से किया उन्होंने, जी, तब से मैं इस जन स्वराज में जुड़ने के लिए इच्छुक था। जब प्रशांत किशोर जी पहली बार पटना से बाहर किसी शहर में मीटिंग किए जन स्वराज को लेकर, तो वो अपना हाजीपुर शहर था। जी, तो मुझे उस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, प्रशांत किशोर जी से मिलने का अवसर मिला, तो मैंने अपनी बात को उनके सामने रखा। उनके जवाब से मैं सेटिस्फाइड हुआ, उनके बाद से मैं जुड़ा। मुझे लगा कि नहीं, प्रशांत किशोर जैसे विज़न के साथ, जो प्रशांत किशोर जी का विज़न है, उसके साथ जुड़ने से, उसके साथ उनके साथ काम करने पे बिहार का विकास हो सकता है। तो तब से मैं प्रशांत किशोर जी के इस जन स्वराज में जुड़ा हुआ हूँ और 2 अक्टूबर 2022 को गांधी आश्रम भितिहरवा, पश्चिम चंपारण से जब से पदयात्रा की शुरुआत हुई, तब से मैं पदयात्रा में जुड़ा रहा हूँ। इस पद यात्रा का क्या मकसद है? जी, पदयात्रा का मकसद है, जैसा प्रशांत किशोर जी अपने हर इंटरव्यू, हर भाषण में बताते हैं कि पदयात्रा का मकसद है कि बिहार की जो समस्याएं हैं, जी, आज़ादी मिले हम लोग को इतने वर्ष हो गए, जी, जी, हर साल, हर 5 साल पर जब वोट का समय आता है, हर नेता आते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी आते हैं बिहार में और बताते हैं हम आएंगे तो हम आपके समस्या को सुधार देंगे। जी, वोट लेके चले जाते हैं, लोग को ठग लेते हैं, उसके बाद देखने कोई नहीं आता है। हम लोग ने लगभग हर नेता का, हर पार्टी का बिहार में शासन देख लिया, बिहार में कुछ स्थिति नहीं सुधरा। तो प्रशांत किशोर जी का मानना था, उन्होंने बहुत सारे लोग के साथ विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने तय किया कि क्यों ना बिहार की पैदल यात्रा की जाए और यहाँ के लोगों की समस्याओं को गांव स्तर, पंचायत स्तर पे गांव-गांव जाके लोगों की समस्याओं को देखा जाए, उन्हें चिन्हित किया जाए। दूसरा उद्देश्य पदयात्रा का है कि जो समाज में सही लोग हैं, जो कहीं ना कहीं राजनीति से खुद को अलग कर लिए हैं, ऐसे लोग को पदयात्रा के माध्यम से उनके पास पहुंचा जाए, उनको पदयात्रा के साथ, उनको जन स्वराज के साथ जोड़ा जाए, ताकि बिहार में एक नया विकल्प, जो जनता का विकल्प हो, उसे तैयार किया जाए। तो आपकी पार्टी सिर्फ बिहार में ही रहेगी या पूरे देश में इसको फैलाया जाएगा? जी, फिलहाल तो ये पार्टी नहीं है, फिलहाल तो प्रशांत किशोर जी का एक अभियान है जिसके माध्यम से वो लोगों को समझा रहे हैं वोट का कीमत क्या है। और जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी अभी बनी नहीं है। जब बिहार के लोग, जब बिहार की जनता ये तय करेगी, तब ये पार्टी का रूप आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आज़ादी के बाद यहाँ पे काफ़ी समय तक लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं और काफ़ी समय से नीतीश कुमार जी रहे हैं और अभी भी बिहार को बदहाल और पिछड़ा में ही गिना जाता है। तो इसके लिए आप लोग का क्या विज़न है? जी देखिए, आज़ादी के बाद बहुत सारे मुख्यमंत्री बिहार में रहे हैं, हम लोगों ने बहुत मुख्यमंत्री का शासन देखा। आपने जैसा बताया आदरणीय लालू प्रसाद जी के बारे में, हम लोगों ने उनका भी शासन को देखा। जैसा कि प्रशांत जी बताते हैं या बाकी लोग भी बताते हैं कि लालू यादव के शासन को पिछड़ों का शासन कह के देखा गया कि पिछड़ों, दलित, कुचले लोगों को आवाज़ मिला एक बिहार में। तो आवाज़ तो उनको मिला, लेकिन उन्हें शिक्षा नहीं मिली, जिसके कारण बिहार जो है उस वक्त से जो पिछड़ना शुरू हुआ, तो नीतीश बाबू के रूप में बिहार ने एक नया विकल्प को चुना। नीतीश कुमार जी जब बिहार के सत्ता में आए तो उन्होंने शुरुआती 5-10 साल में कुछ काम किया जिसका असर भी ज़मीन पे आपको दिखने को मिलता है।
लेकिन जब उन्होंने 2012-13 में जब बिहार में भाजपा से उन्होंने गठबंधन को तोड़ लिया, उसके बाद से जो वो बार बार दल बदल करने लगे, तो विकास एक तरफ से रुकता हुआ दिखा और फिर जो है बस उनका अपना कुर्सी के प्रति मोह जो है वो बार बार दिख रहा है, जिसके कारण बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बना हुआ है और बिहार जो है दिन प्रतिदिन रसातल में जा रहा है। तो पब्लिक के पास आप जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स रह रहा है पब्लिक का? जी, मेरा अगर आप अनुभव जानना चाहते हैं तो मैं एक बात तो कह सकता हूं कि बिहार की जनता जो है हर राजनेता से परेशान हो चुकी है। जनता तरहीमाम है। जनता एक नए विकल्प के तौर पे लोगों को तलाश कर रही है कि कोई एक अपना आए, कोई मसीहा ऊपर से आ जाए जो आके लोगों की ज़िंदगी को बदल दे। जी। लोगों को आज तक ये विकल्प ही नहीं मिल पाया। हम आप कभी जाति के नाम पे एक नए विकल्प को चुन ले रहे हैं, हम आप कभी धर्म के नाम पे चुन ले रहे हैं। तो इस कारण से जनता को भी अब समझ में आ रहा है। आप अभी देख रहे होंगे जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव हो रहा है। जी जी। तो जो वोटिंग परसेंट में गिरावट है, ये दिखा रहा है बार बार हम लोगों को कि जनता को वो विकल्प मिल नहीं रहा है जो जनता को चाहिए। जी। हम लोग क्या अब तक गलती कर रहे हैं? 5 साल तक जिसका विधायक बना है, 5 साल बाद जो है सो फिर उस विधायक काम नहीं किया तो उसको अगर मान के चलिए बदल दिए। फिर जब अगले 10 साल बाद जब फिर अपना विधायक चुन रहे हैं तो जो विधायक को हम लोग पिछले 5 साल पहले चुने थे उसको हरा के फिर वो 10 साल पहले जो विधायक था उसको चुन के ला रहे हैं। जनता भी नया विकल्प को नहीं चुन रही है। तो इसीलिए प्रयास है एक नया विकल्प तैयार करने का बिहार में। जी, कहा जाता है कि हम लोग जिस मिट्टी पे बैठे हुए हैं, जिस ज़िला में हम लोग बैठे हुए हैं, जिस प्रखंड में, ये लोकतंत्र की जननी वैशाली है। तो हमने वहाँ पे ग्राउंड पे जब रिपोर्ट किया तो वहाँ के जनता का समस्या है कि लोकतंत्र की ये जननी है। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और रोजगार, बहुत सारी समस्याएं हैं। इतना अच्छा मतलब कि यहाँ पे वातावरण है, फिर भी यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ के सांसद लोकल हम बता देते हैं, बीना देवी जी हैं और इससे पहले कई सांसद रह चुके हैं, कभी भी इस दिशा को नहीं बदल चुके। तो इस पे आपको क्या कहना है? जी, वैशाली लोकतंत्र की जन्मभूमि है। ये महावीर की धरती है। हम लोग सब लोग इसका सम्मान करते हैं। हम लोग जानते हैं कि वैशाली का क्या महत्व है इतिहास में और वर्तमान में। लेकिन आज तक ये कितने शर्म की बात है कि हम वैशाली ज़िले वाले लोग के लिए न तो एक यहाँ के राजनेताओं ने कोई यूनिवर्सिटी बनाया वैशाली के लिए, वैशाली के छात्रों के लिए, न पूरे वैशाली में कोई एक सरकारी स्टेडियम है जहाँ पर यहाँ के खिलाड़ियों को मौका मिले ट्रेनिंग का, जहाँ पे वो खेल कूद के आगे बढ़ सके, न यहाँ पे अच्छे रोजगार की कोई साधन है। ये सब हम लोगों ने अपनी गलती से, यानी इस चीज़ को हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग ने उन राजनेताओं को चुना है जो जातियों के नाम पर जीत के आए हैं। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। और आप देखिए कि इसी वैशाली ज़िले से हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भी चुना है। जी। राबड़ी देवी जी राघोपुर से विधायक रही हैं। जी। तेजस्वी यादव जी भी राघोपुर से विधायक रहे हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। जी जी। तेज प्रताप यादव जी आपके महुआ से रहे हैं विधायक और स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं उस समय में। लेकिन वैशाली जिला को मिला तो मिला क्या? कुछ नहीं। तो ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग यहाँ पे बड़े बड़े राजनेताओं को तो चुन लिए। हम लोग ने यहाँ पर नित्यानंद राय जी को चुना जो देश के गृह राज्य मंत्री है। हम लोग ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को यहाँ से चुना। हम लोग ने यहाँ रघुवंश बाबू को भी चुना। उपेंद्र कुशवाहा भी इसी जिला से आते हैं। सारे बड़े राजनेताओं का बस यहाँ पर फौज है और काम जमीन पर आपको कुछ नहीं दिखता है। तो ये चीज़ को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इन राजनेताओं को एक गुमान हो गया कि वो काम करे या ना करे, जनता उनको जाति धर्म के नाम पर बार बार जिताती रहेंगे। तो इसीलिए एक प्रयास है हम लोग का जनसुराज के माध्यम से कि लोगों को समझाएं कि पहले अपने और अपने बच्चे की चिंता कीजिए। आपको कोई दूसरा राजनेता, वो हम हो या कोई और नेता हो, किसी पार्टी दल का हो, वो आपके बच्चों के खाने का उपाय नहीं करने वाला है। आपके बच्चे के खाने का उपाय आपको करना है। तो वोट के समय आप इस बात को ध्यान में रखिए कि कौन आपके लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करेगा। जब तक गरीब के बच्चे पढ़ेगा नहीं, जब तक गरीब के नौजवानों को रोजगार मिलेगा नहीं, तो कहाँ से उसका विकास हो जाएगा? इन बड़े बड़े राजनेताओं को जिताने से थोड़ी उसका विकास हो जाएगा। जी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है। आप युवा हैं तो अपने युवा साथियों से आप क्या कहना चाहते हैं? जी, युवा साथियों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग कृपया करके इन राजनेताओं के जाति धर्म के लड़ाई में न फंसे। इन राजनेताओं का काम है कि हमको आपको जाति में उलझा देंगे और खुद आप जब इनको देखिए, इनके बच्चों को देखिए,
हमारे आपके पास कोई सुविधा नहीं है। इनको बच्चों को देखिए तो ये हेलीकॉप्टर में केक काट रहे हैं, अपने परिवार के साथ जाके मॉरिशस में और वियतनाम में कहाँ कहाँ जाके ये लोग जो है सो अपना छुट्टियां मनाते हैं। किस नाम पे? जाति के नाम पे ज़मीन पे लड़ाते हैं हमको आपको। और इनको कुर्सी मिल जाता है, इनको सत्ता मिल जाता है तो ये लोग विदेश दौरा पे निकल जाते हैं। तो हमको आपको देखना चाहिए, हम लोग जिस एज ग्रुप में हैं, हम लोग नौजवान हैं अभी, तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि राजनेताओं का असल खेल क्या है। असल खेल इनका है कि आपस में हमको आपको लड़ा दें, हमको आपको कहीं उलझा दें, ताकि हम लोग अपना जो अधिकार है उसको नहीं मांग सके। यही इनका खेल है। तो मेरा सभी नौजवान साथियों से अपील है कि इन राजनेताओं के इन जाति धर्म के लड़ाई में न पड़े, आपस में सौहार्द को बना के रखे और सही विकल्प का चुनाव करें। क्योंकि कहा जाता है कि नौजवान में ही ताकत है कि वो देश के नींव है। नौजवान जो है वो देश का नींव है। अगर वही कमज़ोर पड़ जाएगा, वही आपस में जाति धर्म के लड़ाई में उलझ जाएगा, तो फिर देश का नींव ऐसे ही कमज़ोर हो जाएगा। बिहार पहले से ही पिछड़ा है और हम आप अभी भी जाति धर्म के चक्कर में पड़े रहेंगे तो बिहार को और पिछड़ना हम लोग देखेंगे अपने सामने में। पिछले पीढ़ी के लोग ने जो कर लिया सो कर लिया। मेरा आज के नौजवानों से, अपने भाइयों से यह अपील है कि कृपया आज के राजनेताओं के जाति धर्म के चक्कर में न फंसे। ये आपको A to Z के राजनीति में उलझाएंगे, ये आपको MY समीकरण में उलझाएंगे, ये आपको हिंदू मुसलमान करके लड़ाएंगे, लेकिन मिलने वाला आपको इससे कुछ नहीं है। जैसे हम लोग के बाप दादा लोग फंस के इस चक्कर में आज गरीबी को बिहार में झेल रहे हैं, वैसे ही अगर हम लोग आज इस चीज़ को अगर करेंगे तो हम लोग के बच्चों को भी इससे भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जी,